दिल्ली में आज यानी 17 जून को रेखा गुप्ता सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अलग अलग क्षेत्रों में कुल 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। ये 33 मंदिर राजधानी दिल्ली की पुरानी डिस्पेंसरी या सरकार की खाली पड़ी इमारतों को मॉडिफाई कर तैयार किए गए हैं और इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करके एक आधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में बदला गया है। शालीमार बाग और 30 हजारी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। वहीं दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा में बने मंदिर का उद्घाटन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने किया। विकासपुरी में बना आरोग्य मंदिर एक बारात घर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला कर बनाया गया है और ये एक आधुनिक मिनी हेल्थ सेंटर जैसा बना है। भाजपा सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सुबह से शाम तक 2 डॉक्टर मौजूद रहेंगे। साथ ही फार्मेसी के लिए अलग कमरा, मलहम पट्टी, टीकाकरण के लिए अलग रूम और कोल्ड स्टोरेज और एक लैब भी स्थित है, जिसमें डायबिटीज, डेंगू, मलेरिया, HIV और लिवर टेस्ट समेत 10 प्रकार की जांचें तुरंत हो सकती हैं। 41 से ज्यादा ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं और रिपोर्ट बाहर से आती है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये महज नाम बदलने की राजनीति है। वहीं बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का दावा है कि ये मॉडल दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति लाने वाला है। एक नया युग, एक नया समय, एक माइलस्टोन दिल्ली के लिए आज का ये आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन, जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन साबित होने वाला है। वो योजना जो दिल्ली के लिए दी गई थी, दिल्ली की जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, 2400 करोड़ रुपए केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिए 5 साल पहले और कहा कि आप दिल्ली के लोगों को बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, जगह जगह पे ये आरोग्य मंदिर खोलिए और दिल्ली की जनता को फ्री टेस्टिंग, फ्री प्रिवेंशन, फ्री वैक्सीनेशन दी जाए। परंतु पिछली सरकारों ने कभी भी इस दिशा में काम नहीं किया। आज जब आखिरी साल उस फंड के लिए चल रहा है, जो फंड मार्च में लैप्स हो जाएगा, हमारी सरकार को आते ही बिल्कुल युद्ध स्तर पे इस कार्य को शुरू करना पड़ा और मात्र 100 दिन के छोटे से स्पैन में हमने बहुत सारे आरोग्य मंदिरों की तैयारी करी और आज 33 आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इन दिनों रोहिणी घावरी मामले को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिस पर नगीना सांसद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस मुद्दे पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो उनका सबका जवाब कोर्ट में देंगे। पत्रकारों ने जब चंद्रशेखर से रोहिणी घावरी के लगाए आरोपों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले में अपना पक्ष कोर्ट में ही रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा मामला है। मेरे परिवार ने महिला सम्मान के प्रति सजग रहने के लिए संस्कार दिए हैं। मुझे पता चला कि वो कोर्ट जा रही हैं तो मुझे भी जो भी कहना होगा मैं कोर्ट में कहूंगा। चंद्रशेखर के इस जवाब पर रोहिणी घावरी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इसमें इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना को लेकर एक दिन पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन में जाति जनगणना का जिक्र नहीं होने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने इस पर तेलंगाना मॉडल अपनाने की नसीहत दी। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जनगणना के नोटिफिकेशन में जाति का जिक्र नहीं किया गया, पर्याप्त बजट का आवंटन नहीं किया गया और जनगणना को 2 साल बाद करवाने का ऐलान किया गया है। पायलट ने यह भी कहा कि जाति जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल बताने वाली मोदी सरकार राहुल गांधी की मांग के दबाव में झुकी। पायलट ने मांग की है कि जनगणना में केवल जाति के आंकड़े न जुटाएं, बल्कि तेलंगाना सरकार द्वारा करवाए गए जाति सर्वे का मॉडल भी अपनाएं। तो राहुल जी बोलते थे कि हम देश का एक्सरे चाहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग देश की वास्तविक स्थिति जान सकें, कितने लोगों की कितनी भागीदारी है, किस हालात में वो रह रहे हैं, कहाँ और काम करने की जरूरत है, कहाँ में सफलता मिली है और कहाँ हम असफल रहे हैं। ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी थी। और मैं बात दोहराना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार आज केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी ने और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि जाति जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली है। इस मांग को सिरे से इन्होंने ठुकराया। इस सरकार ने सदन के अंदर जब सवाल पूछा गया तो लिखित जवाब दिया
कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, ना करना चाहेंगे। तमाम विरोध के बावजूद जब देश में भाजपा और सरकार को लगा कि अब देश जागरूक हो चुका है और हम उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच का विवाद अब और गहरा होता जा रहा है। कुछ दिन पहले डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने शासन को चिट्ठी भेजकर सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को हटाने की सिफारिश की थी। जब ये बात सामने आई तो मामला और गर्मा गया। जैसे ही डीएम की सिफारिश की खबर बाहर आई तो विधानसभा अध्यक्ष और कुछ विधायकों की ओर से सीएमओ के समर्थन में चिट्ठियां सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन चिट्ठियों में सीएमओ को न हटाने की मांग की गई। ये विवाद अब प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी रंग भी लेने लगा है, जिसके बाद सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब फरवरी 2025 में डीएम ने सीएमओ कार्यालय पर छापा मारा। उस समय सीएमओ समेत कई अधिकारी बिना किसी सूचना के गैर हाजिर थे। इसके बाद जब डीएम ने अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया तो वहां भी उन्हें कई अनियमितताएं मिली। वहीं इस प्रकरण के बाद बीते दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि ये ऑडियो सीएमओ डॉक्टर नेमी के हैं, जिनमें डीएम को लेकर आपत्तिजनक बातें भी कही गई थी। इसके बाद डीएम ने शासन को चिट्ठी भेजकर सीएमओ के ट्रांसफर की सिफारिश कर दी। होता है जहां का भी जिलाधिकारी है, अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारी और अधिकारियों का वो पिता तुल्य नैतिक उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कोई भी विवाद यदि है तो वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। आप गार्जियन हैं तो गार्जियन के नाते से आपको अंदर बैठ करके निपटाना चाहिए। जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि आपका और सीएमओ का क्या विवाद है। जनता को सिर्फ अपनी समस्याओं के निराकरण से मतलब है, और यदि आप समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, इन चीज़ों में उलझेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और हम जनप्रतिनिधियों को भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं। इसलिए मैंने पत्र तो मुझसे लिखवा लिया गया था, मैंने पत्र लिख दिया, लेकिन मैं इस मामले को मुख्यमंत्री जी तक लेकर के जाऊंगा, ब्रजेश पाठक जी के संज्ञान में दूंगा। और मैं कहता हूं कि जनता कहती है कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, और मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगर ये विवाद सार्वजनिक इस तरह ये लोग ले जा रहे हैं तो दोनों को सस्पेंड कर दें। उत्तराखंड में रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जयपुर निवासी पायलट और लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की आज मंगलवार को अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में राजवीर की पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान के साथ राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि वो बहुत कम उम्र में चले गए। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए राजवीर सिंह की पत्नी दीपिका भी खुद सेना में अधिकारी हैं और वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। पति के अंतिम संस्कार के लिए निकाली गई अंतिम यात्रा में वो अपनी वर्दी में नजर आई। उन्होंने अपने पति की तस्वीर को हाथों में ले रखा था और इस दौरान उनकी आंखें नम थीं। राजवीर कुछ महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। जयपुर के शास्त्री नगर में पायलट राजवीर सिंह चौहान के अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूं। वो इतनी कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए। मैं उनके साथियों से बात कर रहा था और उनकी तारीफ सुन रहा था। मैं ऐसे वीर सैनिक को नमन करता हूं। इन सब के बावजूद माँ की ताकत देखिए। उन्होंने वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा लगाया। ऐसी माताओं की वजह से ही हमारा भारत मजबूत है। वो एक मजबूत और गजब के अधिकारी थे। वो अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गए। भगवान शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। ईरान इजराइल में जारी जंग के बीच ईरान में फंसे छात्रों को, जो कि जम्मू कश्मीर के अभिभावक 17 जून को तीसरे दिन भी श्रीनगर में परेशान घूम रहे हैं और सरकार से सभी बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाने की मांग कर रहे हैं। श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में आए अभिभावकों ने मीडिया के जरिए एक बार फिर से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। इन अभिभावकों में से एक मोहम्मद सुलेमान भट्ट ने बताया कि उनकी पोती मुश्ताक अपनी 3 साथी छात्रों के साथ तेहरान की शहीद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रही है। सुलेमान भट्ट के अनुसार उनकी पोती और उनकी बाकी क्लासमेट्स और फ्लैटमेट्स के ईरान शहर में कुम पहुंचाया गया है, लेकिन वो अभी अपनी पोती और उनके साथ साथी बाकी छात्रों की सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। इसी बीच वो चाहते हैं कि उनको वापस देश में लाया जाए। सुलेमान कश्मीर सिविल सोसाइटी नाम के एक सामाजिक संगठन के साथ भी जुड़े हैं और उनके अनुसार ईरान में छात्रों के साथ साथ बड़ी संख्या में जियासत करने के लिए तीर्थयात्री भी फंसे हुए हैं, जिनको भी वहां से निकालने की जरूरत है। अस्सलामुअलैकुम। मैं पहले वीडियो में भी ये जिक्र कर चुकी हूँ कि हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बॉयज डॉम के नजदीक ही हमला हुआ है एंड दे हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय द अटैक, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए उससे पहले प्लीज हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें वाटर सप्लाई है डॉम की, ना नेट
इंटरनेट इज वेरी वीक, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना मैसेज जा रही है, ना आ रही है, ना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम किसी से भी। और ऑन टॉप ऑफ दैट अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी और उसके बाद हमारा वाईफाई भी डाउन हो जाएगा, जिसपे हम अभी थोड़ा बहुत इंटरनेट चला रहे हैं, और उसके बाद हम शायद बिल्कुल भी